स्टूडेंट, लास्ट वीडियो हमारा था ऑपरेशन ब्लैक वर्ड। आज हम देखेंगे त्रिभाषा सूत्र। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोगों को पता होगा कि क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसी के बारे में देखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। तो त्रिभाषा सूत्र का मतलब होता है जो तीन भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य, मतलब जो राज्य है उसकी क्षेत्रीय भाषा है ना। त्रिभाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है। ये बहुत मतलब स्वतंत्रता के बाद जो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी जो सुझाव थे, सुझावों के लिए गठित की गई थी राधाकृष्णन आयोग, जो गठित किया गया था 1948-1949 की जो रिपोर्ट थी, उसमें ही इसके बारे में परामर्श देना शुरू कर दिया गया था। तो ये तभी से चला आ रहा था। जो राधाकृष्णन आयोग है उसी में इसके बारे में सुझाव दिए गए थे त्रिभाषा सूत्र के बारे में। तो ये है क्या त्रिभाषा, यानी कि त्रिभाषा का मतलब है तीन भाषाएं, एक हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा या जो उस राज्य की भाषा है उससे मतलब है कि हमें शिक्षा में ये त्रिभाषा सूत्र को अपनाना चाहिए। तो उसी के बारे में त्रिभाषा का मतलब है थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जो राज्य हैं उसमें तीन भाषाएं पढ़ाई जानी जरूरी होनी चाहिए। जो राज्य है उसमें तीन भाषाएं पढ़ानी जरूरी होनी चाहिए। पहली भाषा छात्रों की मातृभाषा या राज्य की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय राज्यों में से एक होगी, तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगी। ये समझ में आ ही गया होगा। इसको पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था त्रिभाषा सूत्र को। जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ अंग्रेजी, हिंदी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। ये मतलब इन्होंने डिसाइड किया था कि इस तरह से त्रिभाषा सूत्र हमें बनाना है और उसका पालन करना है। राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होनी चाहिए। मतलब जो त्रिभाषा सूत्र में तीन भाषाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, एक हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होनी चाहिए। संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा था। मतलब तब क्या था कि जो शिक्षण की व्यवस्था थी, शिक्षण हिंदी भाषा में ही होता था, लेकिन इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकरण किया गया। केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने सेकेंडरी आयोग के सुझाव का समर्थन नहीं किया और सन 1956 में त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया। तब भारत में शिक्षण से संबंधित एक नीति बनाई गई जो भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार विमर्श करके बनाई थी। इस नीति को ही त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का क्या स्थान है? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान मिला हुआ है त्रिभाषा सूत्र में, और इसके अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी और संस्कृत में अपनी पारिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। और त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विश्व में कम से कम 6000
6,809 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में 6,809 भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से 1600 से ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और क्योंकि भारत में बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या था कि ज़्यादातर शिक्षण कार्य हर जगह, हर स्थान पे, अधिकतर स्थानों पे हिंदी में ही होता था। तो फिर एक तरह से ये वहाँ की क्षेत्रीय उस पर थोपी जाने वाली चीज़ हो गई। तो इस तरह से जैसे एक थोपने का एलिगेशन लगता है, तो इस आरोप को दूर करने के लिए कि ये आरोप ना लगे कि किसी पे ये भाषा थोपी जा रही है, तो इसके लिए ही ये त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया कि अब हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा पढ़नी जरूरी होगी। त्रिभाषा सूत्र आप लोग की समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या था कि जिससे किसी पे एकदम प्रेशर ना हो कि ये पढ़ना ही पढ़ना है और समझ में ना आए, तो उसके लिए पहली भाषा छात्रों की मातृभाषा या राज्य की क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक होगी तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगी। तो इस तरह से ये त्रिभाषा सूत्र आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या था। और त्रिभाषा सूत्र के सुझाव के बारे में जो राधा कृष्णन आयोग था उसी में दिए जा चुके थे, और वो धीरे धीरे उसे धीरे धीरे लागू किया गया और शिक्षा में से महत्व दिया गया। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कि क्या थी ये और कैसे ये लागू की गई, ये है क्या। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके सुझाव राधा कृष्णन आयोग में जो कि 1948-49 की रिपोर्ट से शुरू हो गए थे, लेकिन इसे एक नीति के रूप में, एक त्रिभाषा सूत्र के रूप में जब स्वीकार किया गया तो वो 1968 में किया गया था, जो कि अभी भी ये है, चल रहा है अभी भी। तो आइए इसे देखते हैं, फिर हम देखेंगे इसके बाद कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उनमें इसका क्या महत्व था, क्या स्थान इसे दिया गया, वो हम उसके बाद देखेंगे। पहले हम देखेंगे त्रिभाषा सूत्र के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से इसका निर्माण हुआ। भाषा समस्या के समाधान के लिए द्विभाषा सूत्र की अपेक्षा त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मानकर सन 1956 में केंद्रीय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। देखिए, पहले जब था तो द्विभाषा यानी 2 भाषाओं पर जोर दिया जाता था, लेकिन बाद में इसे सुधार के 3 भाषाओं पर जोर दिया जाने लगा था। उस समय से लेकर सन 1968 तक, जब केंद्रीय सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की, यह अपना अंतिम रूप ग्रहण करने के लिए अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरा। हम इस संबंध में निम्नलिखित विषय सामग्री के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। ये चलिए आगे देखते हैं। सूत्र का प्रतिपादन 1956। देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 23वीं बैठक में किया। उसने सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रलिखित 2 सूत्रों का निर्माण किया। वो 2 सूत्र कौन से थे? पहला सूत्र था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम या मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम या क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम, हिंदी या अंग्रेजी, एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा जो और मैं ना ली गई हूँ। सॉरी, ये थोड़ा मैंने तोड़ के पढ़ दिया। जो और मैं ना ली गई हूँ, ठीक है तो 3 पॉइंट ही दिए हैं एक तरह से।
तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा सूत्र क्या था? पहले सूत्र के समान अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा, हिंदी अहिंदी क्षेत्रों के लिए या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों के लिए, ये इसके 2 सूत्र बताए थे त्रिभाषा सूत्र के। आगे देखते हैं सूत्र का सरलीकरण। 1961 उक्त दोनों सूत्रों पर विचार करने के लिए सरकार ने सन 1961 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने दोनों सूत्रों पर विचार विमर्श करने के पश्चात यह निश्चय किया शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों द्वारा किसी आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। अपने इस निश्चय के अनुसार सम्मेलन ने त्रिभाषा सूत्र का निम्नलिखित सरलीकरण रूप तैयार किया। क्षेत्रीय भाषा, यदि क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा से भिन्न है तो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा दोनों, हिंदी या अहिंदी क्षेत्रों में इसके स्थान पर कोई अन्य भारतीय भाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा। सूत्र में 2 संशोधन क्या किए गए देखते हैं। 1962 एंड 1964 त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके उसे देश के लिए वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए सन 1962 की भावनात्मक एकता समिति और सन 1964 के कोठारी आयोग द्वारा रचनात्मक कदम उठाए गए। उनके द्वारा त्रिभाषा सूत्र में किए जाने वाले संशोधन द्रष्टव्य हैं। भावनात्मक एकता समिति का संशोधन। भावनात्मक एकता समिति ने हिंदी और अहिंदी क्षेत्रों के लिए 2 पृथक त्रिभाषा सूत्रों का निर्माण किया। वो कौन से थे देखते हैं। हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र इन्होंने क्या रखा देखते हैं। जो हिंदी क्षेत्र थे उनके लिए अलग था और अहिंदी क्षेत्रों के लिए अलग त्रिभाषा सूत्र था। तो देखते हैं हिंदी क्षेत्रों के लिए किस तरह से इन्होंने रूपरेखा तैयार की। निम्न प्राथमिक स्तर, जो निम्न प्राथमिक स्तर है यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, केवल एक अनिवार्य भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हो। किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा स्वेच्छा से की जा सकती है। मतलब ये नहीं कि जो इन पे इल्ज़ाम आरोप लगा कि ये थोपी जा रही है, वो चीज़ इन्होंने यहाँ ख़त्म कर दी कि केवल एक अनिवार्य भाषा जो कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो और किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा अपनी मर्जी से की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक होता है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और नंबर 1 से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा और तीसरी अंग्रेजी। इस तरह से इन्होंने हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र की रूपरेखा तैयार की। निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 9 व 10 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और नंबर 1 से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा का या एक आधुनिक विदेशी भाषा। उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 व 12, ये सबको पता ही होंगे कि कौन सा उच्च माध्यमिक है कौन सा माध्यमिक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से 2 भाषाएं हिंदी के अलावा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा। अब है अहिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र, वो हिंदी क्षेत्रों के लिए था और ये अहिंदी क्षेत्रों के लिए। तो इनका क्या था, निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक केवल एक अनिवार्य भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हो। किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा स्वेच्छा से की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम या क्षेत्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम, हिंदी अंग्रेजी। निम्न माध्यमिक स्तर, इसके लिए क्या रखा इन्होंने,
मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी या हिंदी। नंबर 1 से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा। उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 व 12। निम्नलिखित में से 2 भाषाएं, हिंदी एक आधुनिक भारतीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम ना हो, अंग्रेजी। ये सबकी समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, और जो था वो मैं बता चुकी हूँ पहले भी, और अगर मुझे लगेगा तो मैं बीच बीच में और बता दूंगी, लेकिन ये तो आपको ही पढ़नी पड़ेंगी कि कौन कौन सी भाषाएं थी। तो ये मैं बता चुकी हूँ और बता दूंगी अगर किसी को पूछना हो तो। चलिए आगे देखते हैं। कोठारी आयोग का संशोधन। अब कोठारी आयोग ने क्या संशोधन इसमें किया तो वो देखते हैं जल्दी जल्दी। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म विश्लेषण किया। इन्होंने इसका जो त्रिभाषा सूत्र था इसका बहुत गहनता से अध्ययन किया, सूक्ष्म उसका विश्लेषण किया, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा और निष्कर्ष निकाला। आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उसने अपने प्रतिवेदन में हर कठिनाइयों का वर्णन किया है, फिर सूत्र के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है और अंत में संशोधित त्रिभाषा सूत्र को लेखबद्ध किया है। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को इस प्रकार अंकित किया है। देखिए, कोठारी आयोग जो था उन्होंने क्या किया कि जो रिपोर्ट थी इसकी त्रिभाषा सूत्र की, उसे बहुत ध्यान से उसका गहन अध्ययन किया, फिर उसके बारे में जो उसमें कठिनाइयाँ थी उन पर ध्यान दिया, फिर उनके सुधार पे ध्यान दिया और एक रिपोर्ट तैयार की जो कि उन्होंने इस प्रकार दी। देखते हैं। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघ की राजभाषा या सह राजभाषा। एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो नंबर 1 और 2 के अंतर्गत छात्र द्वारा चुनी गई हो और जो शिक्षा का माध्यम ना हो। भाषाओं का अध्ययन जल्दी करती हूँ। आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषाओं के अध्ययन के विषय में अग्रांकित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए उन्होंने? निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 4 तक एक भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से 7 2 भाषाएं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अंग्रेजी। किसी तीसरी भाषा अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन वैकल्पिक आधार पर किया जा सकता है। निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 8 से 10 3 भाषाएं अहिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उच्च या निम्न स्तर की हिंदी, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी यदि अंग्रेजी भाषा के रूप में ले ली गई हो। अंग्रेजी या हिंदी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ले ली गई हो, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का अध्ययन वैकल्पिक आधार पर उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त किया जा सकता है। सूत्र का अंतिम रूप। जब ये सारा इन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली तब सूत्र को अंतिम रूप दिया। वो कब दिया? 1968 में। तो देखते हैं किस तरह से था। भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के समस्त रूपों का अध्ययन करने के पश्चात इस सूत्र को अंतिम रूप प्रदान किया। सरकार ने अपनी सन 1968 की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र को मान्यता प्रदान की है और घोषित किया है कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए निम्नलिखित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
68 में जो बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो पहली थी, तो उसमें त्रिभाषा सूत्र को स्थान दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा जिनमें दक्षिण की कोई भाषा होनी चाहिए। अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। तो ये था हमारा त्रिभाषा सूत्र, जो कि इस तरह से था कि किस तरह भाषाओं को शामिल किया जाएगा, कि कौन कौन सी भाषा अनिवार्य हैं, कौन कौन सी भाषा ज़रूरी हैं, कि कहाँ कहाँ किस तरह से भाषाओं को शामिल करना है। ये सब इसमें मैंने आज बताया है, समझाया है। और फिर भी अगर समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए तो सही एक आध बार, कोई पूछता क्यों नहीं है। सब समझ में आ रहा है क्या? लगता है मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी। अब क्या करूँ, कोई पूछता नहीं है तो लगता है। चलिए कोई बात नहीं। और अब हम इसका देखेंगे कल, राष्ट्रीय नीति व भाषाओं का विकास, कि ये जो त्रिभाषा सूत्र है राष्ट्रीय नीति में किस तरह से शामिल किया गया। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 3 और 1 लागू नहीं हुई थी, वो पेपरों पे रही थी। बार बार मैं बताती हूँ आप लोग को याद कराने के लिए, कि जिससे मैं बार बार बोलूँ और आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, ये बिल्कुल रट जाएं चीज़ें, कि कहीं से भी अगर, मैं ये चाहती हूँ कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, या जो भी टॉपिक मैं आपको तैयार कराती हूँ उसके बारे में आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके उस पर टिक लगा दें। बस मैं ये चाहती हूँ, इसीलिए मैं बीच बीच में दोहराती रहती हूँ सारे चीज़ों को। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से रीड करिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। जिसकी समझ में आ रही हो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं दोबारा से समझा दूँगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।